हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के आज के हम सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 8 से 15 मई तक का करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल खबरें और नेशनल हमारे राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट से जुड़ी खबरें, अवार्ड, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऐसी सभी खबरें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने इंडिया के साथ एक कोलैब किया है, कोलैबोरेशन किया है, कि जो अरबियन सी है ना, अरबियन सी में हम लोग सार्क और रे, दो बड़ी मछलियां होती हैं। सार्क आपने सुना ही होगा ना, सार्क मछली, सार्क टैंक इंडिया आता है तो सार्क का मतलब बड़ी मछली होता है, रे भी एक बड़ी मछली होती है। ठीक है, तो इन पर रिसर्च करने के लिए कोलैब किया है एक कंट्री ने इंडिया के साथ में। ठीक है, और ये रिसर्च कहाँ पर होगा? अरेबियन सी में होगा। अब अरेबियन सी कहाँ पड़ता है? नहीं, हमारा इंडिया अगर आपने देखा हो जो लोअर पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, इस साइड वाला जो समुंदर है इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, इसके अलावा इधर जो समुंदर है उसको क्या बोलते हैं? अरबियन सी। तो इस एरिया में, है ना, सार्क और रेज जो होती है काफी मात्रा में पाई जाती है, तो उन पर रिसर्च करने के लिए इंडिया ने के साथ एक कंट्री ने कोलैब किया है। तो क्या नाम है उस कंट्री का? उस कंट्री का नाम है भाई ओमान। ठीक है, ओमान। आपने देखा होगा, जो अरबियन वर्ल्ड है उसमें बिल्कुल कोस्टल एरिया वाला कंट्री है, और इसकी जो करेंसी है क्या है? सॉरी, कैपिटल है वो इसकी मस्कत है। ठीक है, तो याद रखें ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कत है। और ओमान ने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है सार्क और रेज जो मछलियां हैं उन पर रिसर्च करने के लिए। कहाँ पर? अरेबियन सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक नेपाल की एक महिला है, ठीक है, और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। ठीक है, और वो रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने 29th यानी कि 29वीं बार माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उस पर चढ़ाई करी है। 29th बार, यानी कि इससे पहले 28 बार जा चुके थे, 29वीं बार था। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ठीक है, कौन सी बार इन्होंने चढ़ाई करी है? 29th बार। जिस पर? माउंट एवरेस्ट पर, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है इसकी लेंथ? 8611 मीटर, 8 किलोमीटर ऊंची है लगभग। ठीक है, तो 8611 मीटर ऊंची एवरेस्ट पर 29वीं बार इन्होंने चढ़ाई करी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है, पुतिन रीअपॉइंट्स मिखाइल मिशस्टिन एज रशियन प्राइम मिनिस्टर। तो अभी रशिया में क्या हुआ? रशिया में इलेक्शन हुए थे, है ना। रशिया में इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट चुना गया व्लादिमीर पुतिन दोबारा से, है ना। 5वीं बार के लिए चुने गए हैं, है ना, 6 साल का टर्म है उनका ये। तो रशिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम में दो मेन लोग होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जनरली आप देखो तो प्रेसिडेंट के नीचे कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप यूएसए में जाओगे तो यूएसए में आपको कौन मिलेगा? प्रेसिडेंट के नीचे कौन मिलेगा? वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा। हमारे इंडिया में भी प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा। ठीक है, बट फ्रांस में जब आप जाओगे, फ्रांस में, तो फ्रांस में प्रेसिडेंट के नीचे आपको कौन मिलने वाला है? पीएम मिलने वाला है। ठीक है, तो रशिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है थोड़ा थोड़ा, है ना, फ्रांस की तरह है। बट फ्रांस में जहाँ क्या है ना, एक फुल फ्लैज लिबरल डेमोक्रेसी पाई जाती है, वहीं रशिया में कहाँ पाया जाता है? कम्युनिज्म पाया जाता है, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसी आधार पे थोड़ा रशिया और फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? सुप्रीम होता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को अपनी हेल्प के लिए चुनता है। जब कभी भी प्रेसिडेंट बीमार होता है देन उस केस में ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का काम करता है। सेम रशिया में। ठीक है, तो रशिया में, है ना, जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद इलेक्ट होने के बाद अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुनता है, और ये किसी भी पर्सन को, यानी कि चाहे वो पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, सड़क से उठा के किसी भिखारी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के
जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी को भी बनाया जा सकता है, रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा किसी को बनाया जा सकता है। अक्सर होता ही है कि जो रशियन प्राइम प्रेसिडेंट है वो किसको अपने बहुत भरोसेमंद खासम खास आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन ये है कि भाई साहब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है ना, कि भाई अगर प्रेसिडेंट इन केस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, देश से बाहर चला जाता है, टूर पे चला जाता है, या प्रेसिडेंट कभी बीमार पड़ जाता है, इल पड़ जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करता है। अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की डेथ डेथ हो जाती है ना, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। अभी जो रशियन प्रेसिडेंट है वो भी कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, देन जब रशिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया तो क्या बन गए, ये ऑटोमेटिकली है ना प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के इस पर्सन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि क्या पता किसी ऐसे पर्सन को बिठा दे जिसके अंदर प्रेसिडेंट बनने की का लालच हो, है ना, और वो है ना प्राइम मिनिस्टर बनते ही क्या करे, सूट करवा दे, डेथ है ना मरवा दे प्रेसिडेंट को खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ही है ना लॉयल बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है रशिया में। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन जिनको अभी व्लादिमीर पुतिन ने यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट ने अपना नया प्रेसिडेंट बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, इनका नाम है मिखाइल मिशोस्तिन। मिखाइल मिशोस्तिन, तो मिखाइल मिशोस्तिन बन गए रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, है ना, टेररिज्म ट्रस्ट फंड। अच्छा, जाने इससे पहले कि यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड होता है ना, कुछ एक ना एक एनालिसिस करते हैं दुनिया की। अगर मैं आपसे सब दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूछूं, दुनिया की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, तो अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आती है, टॉप प्रॉब्लम आती है भाई ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दूसरी क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग के अलावा दूसरी क्या आ रही है, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में है वो है टेररिज्म। ठीक है, दोनों ही ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे ही चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी मानवता का अंत हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है ना, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ठंड पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़नी चाहिए था वहाँ ठंड पड़ रही है, जहाँ बारिश होनी चाहिए थी वहाँ गर्मी पड़ रही है ना। इससे क्या हो रहा है कि पूरी जो एग्रीकल्चर है ना उसका पैटर्न बदल रहा है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों को खाने को कम मिलेगा, लोगों में क्या होगा, है ना, भुखमरी बढ़ेगी, है ना, सिविल वॉर की कंडीशन आ सकती है ना। ऐसे ही टेररिज्म होता है, टेररिज्म में भी क्या होता है, वो टेररिज्म का काम क्या है, लोगों को टेरराइज करना, मारना। ठीक है, तो सबसे बड़ी मतलब थ्रेट है ना ग्लोबल वार्मिंग के बाद टेररिज्म को ही माना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे पूरी दुनिया काम कर रही है, हर साल एक कोप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ठीक है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर डिस्कशन किए जाते हैं, है ना। टेररिज्म से निपटने के लिए अभी यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि भाई हम एक काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाएंगे। काउंटर टेररिज्म फोर्स मतलब ऐसे इलाकों में जाके लड़ेगी जहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे इराक सीरिया जैसे लोगों में, है ना, मतलब देशों में जाएगी और वहाँ पे फाइट करेगी, एंड पूरी दुनिया को टेररिज्म फ्री बनाने का मिशन लेके चलेगी। ठीक है, अब फोर्स बनाई कैसे जाए, है ना, चलो फोर्स के लिए हमारे यहाँ बहुत, हमारी दुनिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, लोग अरेंज हो जाएंगे, मैन पावर अरेंज हो जाएगी, बट ऐसे ही उन लोगों को खाली लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा क्या, नहीं। तलवार लेके लड़ने के लिए भेजा जाएगा, नहीं, है ना, पता चले कि तलवार लेके गए, दूर से किसी ने गोली मार दी, है ना। तो इस फोर्स को लड़ने के लिए क्या चाहिए, बढ़िया वेल इक्विपमेंट चाहिए, वेपन्स चाहिए, है ना, आर्मर्स चाहिए, और आर्मर्स वेपन्स खरीदने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, मनी। अब मनी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इस मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है ना एक बनाया गया है यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, एक फंड बनाया गया है ना, फंड बनाया गया है, और जिसके अंदर क्या है कि भाई जिसकी जितनी श्रद्धा है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, जिस कंट्री जितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है ना, कंट्रीब्यूट करे, जिस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहता है उस तरह से कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमारे जो भारत है, भारत सरकार है, उसने यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड को, ठीक है, $5 लाख, ठीक है, कंट्रीब्यूट किए हैं।
ठीक है, दिए हैं कि कितना दिया है, $5 लाख। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में, है ना, निर्मित यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में इंडिया ने कितने रुपयों का या कितने पैसों का योगदान दिया है, तो आपका आंसर होगा $5 लाख। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए, चैड। चैड के बारे में आपने सुना होगा, एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में का जो कंट्री है चैड, इसमें काफी सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप है ना। पहले एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता था, बाद में उसकी डेथ हो गई, है ना। उसके बाद उसके बेटे ने पावर को ग्रैस्प कर लिया। ठीक है, तो दुनिया को दिखाने के लिए जब सैंक्शन लगा दिए गए थे बहुत सारे, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसी कंडीशन बन रही थी। तो इसीलिए क्या किया, यहाँ के जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसने का इलेक्शन करवाया, है ना, और इलेक्शन में खुद को खड़ा किया और खुद ही, है ना, जीत गया। ठीक है, तो वहां का वो प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? ठीक है, तो जो चैट के जो नए प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, इदरीस डेबी, इदरीस डेबी। ठीक है, याद रखेंगे कि हाल ही में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस व्यक्ति को, है ना, चैट का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, इदरीस डेबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट। ठीक है, हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, हेनले हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो इस बार इस रैंकिंग में टॉप 50 में दो इंडियन सिटीज भी आए हैं। ठीक है, तो वो दो इंडियन सिटीज कौन से हैं, तो वो दो इंडियन सिटीज हैं भाई, मुंबई, मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई की कौन सी रैंक आई है, मुंबई की 24th रैंक आई है, और दिल्ली की कौन सी रैंक आई है, 37th रैंक आई है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को, है ना। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी में, है ना, इंडिया के कौन से दो शहर शामिल है, मुंबई और दिल्ली। मुंबई की रैंक कितनी है, 24 है ना, 24th है, और दिल्ली की रैंक कितनी है, 37th है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में श्रीलंका है, श्रीलंका छोटा सा देश है ना, हमारे बिल्कुल, है ना, इंडिया के फुटनोट पे है। ठीक है, इन्होंने डील करी है एक इंडियन कंपनी के साथ में, है ना, कि भाई कि हम आपसे 20 सालों तक क्या करेंगे, है ना, पावर सप्लाई, पावर जो है खरीदेंगे, बिजली खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे। तो कौन सी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो, सोलर पावर, है ना, सोलर पावर इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर एनर्जी भी बोला जाता है। फ्यूचर एनर्जी भी बोला जाता है, सोलर पावर मतलब फ्यूचर एनर्जी, है ना। क्योंकि फ्यूचर एनर्जी इसलिए बोला जाता है कि भाई आने वाले समय में जो है, जब क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, है, तो सोलर एनर्जी ही एनर्जी का माध्यम बचेगी, मेजर माध्यम। छोटे छोटे रहेंगे विंड एनर्जी वगैरह वगैरह, बट उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। बट सोलर एनर्जी क्या होगी, है ना, सोलर एनर्जी पर पूरी दुनिया रिलाई करने वाली, क्योंकि सोलर एनर्जी सन से मिलती है ना, और जब तक सन है तब तक जीवन है। तो इसका मतलब जब तक हम जिएंगे तब तक सूरज रहेगा, है ना, सूरज रहेगा तो सोलर एनर्जी मिलेगी मिलेगी, सोलर पावर मिलेगी मिलेगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज, है ना, सोलर एनर्जी के फील्ड में गेन करने की कोशिश कर रही है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर पे डिपेंडेंट बना रही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा सोलर पावर जनरेट करने वाला कंट्री कौन सा है, तो पहली रैंक आती है चाइना की। चाइना सबसे ज़्यादा सोलर पावर जनरेट करता है। ठीक है, क्यों जनरेट करता है चाइना सबसे ज़्यादा सोलर पावर, क्योंकि सोलर पैनल बनाने की सबसे चीप टेक्नोलॉजी किसके पास है, चाइना के पास ही है। तो इसलिए चाइना जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर है। अगर दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ, तो ये इसमें आता है यूएसए। ठीक है, वेल्दी कंट्री है ना, तो बट बेस सी बात है, पैसे की कमी नहीं है, तो कितना भी प्लांट लगाओ आप, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे जापान,
ठीक है। तो अभी हाल ही में तीसरे नंबर पे जापान था, जापान को एक रिप्लेस कर दिया एक कंट्री ने, है ना, जो चौथे नंबर पे था, है ना, वो कंट्री कौन सा है, तो वो कंट्री है इंडिया। तो अब जापान तीसरे नंबर पे नहीं है, अब कौन सा है, इंडिया तीसरे नंबर पे है। इंडिया बन गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटर, ठीक है, इन 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलो। रशिया में अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, इलेक्शन हुए, है ना, और इलेक्शन में क्योंकि अपोजिशन में कोई था ही नहीं, है ना, तो जो पर्सन प्रेसिडेंट थे करंटली, है ना, उन्हीं की जीत के हिसाब से ज्यादा थे, और हुआ भी भाई, है ना, एट द एंड ऑफ द डे वही प्रेसिडेंट बने। एंड पांचवा टेन्योर है उनका ये, और 6 साल वो इस पोस्ट पर रहने वाले हैं। तो क्या नाम है उनका, इनका नाम है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन पांचवी टर्म के लिए, फिफ्थ टर्म के लिए दोबारा से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन सा टर्म है इनका, फिफ्थ टर्म, और टेन्योर कितना है, 6 ईयर। 6 ईयर टेन्योर, 6 ईयर टेन्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड अभी बहुत दिनों से चर्चा में था, है ना, यूके की एक टेरिटरी है ना। तो स्कॉटलैंड में क्या हुआ कि भाई जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया था, पोस्ट से उनको हटा दिया गया था। तो फर्स्ट मिनिस्टर की जो पोस्ट है खाली हो गई थी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, फर्स्ट मिनिस्टर होता है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के इक्वल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूके, है ना, यूके की टेरिटरी है, और यूके में प्राइम, यूके का प्राइम मिनिस्टर होता ही है ना। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, फर्स्ट मिनिस्टर बनाते। तो यूके के जो फर्स्ट मिनिस्टर बने थे, पाकिस्तानी ओरिजिन के पर्सन थे, है ना, इनका नाम था हमजा यूसुफ। ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड उनकी पोस्ट जो है खाली हो गई थी। तो इनकी जगह अब किसको बनाया गया है, स्कॉटलैंड का नया फर्स्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका नाम है जॉन स्वेनी, जॉन स्वेनी। ठीक है, तो जॉन स्वेनी बने हैं स्कॉटलैंड के नए फर्स्ट मिनिस्टर, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मतलब किसी ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने टेक्नोलॉजी या एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा किया होता है। तो इस साल का, साल 2024 का ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, साल 2024 का जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है ना, वो दिया गया है ना, चंद्रकांत सतीजा को, चंद्रकांत, चंद्रकांत सतीजा को। ठीक है, जो है फाउंडर, सीईओ ऑफ चंद्र, चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट। ठीक है, तो चंद्रकांत सतीजा, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड चंद्रकांत सतीजा को मिला है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसे। ठीक है, अभी हाल ही में एक इंडियन को, है ना, एक इंडियन बहुत रेनाउंड एजुकेशनलिस्ट है ना, और डॉक्टर भी हैं ये साथ में। तो इनको दिया गया है ऑनररी डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट बाई मैकगिल यूनिवर्सिटी। मैकगिल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कनाडा में। ठीक है, तो मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है। किसको दिया गया है, इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखेंगे, ऑनररी डॉक्टरेट इन्हें दिया गया है मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा के द्वारा, है ना, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे देश में महिलाएं आज के समय में बहुत अच्छा कर रही हैं, और मतलब अ, जो देश के जो मेल लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के हमारे देश की ग्रोथ में क्या कर रही हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। बट अभी भी जो स्थिति है महिलाओं की, वो बहुत ज़्यादा संतुष्टिजनक नहीं है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि भाई मेघालय ने में पहली बार कोई वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी, यानी कि 75 ईयर की हमारी आज़ादी की हिस्ट्री में स्टेट अभी तक, है ना, वेरियस जो टॉप पोजीशन है ना, उन पर महिलाओं को पहुंचाने में अभी, है ना, असफल रहे हैं। ठीक है, तो अभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो मेघालय में अभी पहली में वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। क्या नाम है इनका, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है,
और इनसे क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है लोगों को। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, इनका नाम है इदा शीशा नोंगरोंग, इदा शीशा नोंगरोंग, इदा सीता नोंगरोंग, इदा सीता नोंगरोंग है ना, बनने वाली है ना, मेघालय की पहली है ना डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, इधर सीसा नोंगरो। चलिए नेक्स्ट, चलो इफको, इफको के बारे में सुना होगा आपने, है ना। इफको क्या बनाती है, ये फर्टिलाइजर्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फार्मर्स, एफ फॉर फर्टिलाइजर्स, सी फॉर कॉरपोरेटिव। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स है ना, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी कि एक संघ है जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड समस्याओं को डील करता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर पूरे दुनिया इंडिया में सप्लाई करता है ये, है ना। तो इस इफको को चलान चलाने वाली जो मेन बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट होती है ना। एक टेन्योर लिस्टेड टेन्योर के लिए चुना जाता है ना इस बॉडी को, और इलेक्शंस होते हैं, है ना। तो अभी हाल ही में इफको में इलेक्शन हुए, ठीक है, और चेयरमैन की पोस्ट के लिए, तो इफको का जो नया चेयरमैन है, ठीक है, कौन निर्वाचित हुआ है, कौन पर्सन है जो इफको के नए चेयरमैन बने। तो इफको के नए चेयरमैन का क्या नाम है, इफको के नए चेयरमैन का नाम है दिलीप संघानी, दिलीप संघानी, याद रखेंगे इफको के नए चेयरमैन कौन बने हैं, दिलीप संघानी जी बने। ठीक है, नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, टाटा के कई सारे विंग हैं, टाटा है ना, टाटा एंड सन्स के कई सारे, टाटा सॉल्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, है ना। तो कई सारे विंग इनके काम करते हैं। ठीक है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, ठीक है, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चेयरमैन है इसको बनाया गया है एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है, एन चंद्रशेखरन टू चेयर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, चलिए एल एन टी, एल एन टी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना। राम मंदिर अभी आपने देखा होगा, राम मंदिर एल एन टी ने ही बनाया। ठीक है, तो एल एन टी को मिला है इसका नया प्रेसिडेंट, तो कौन बने एल एन टी के नए प्रेसिडेंट, तो एल एन टी के नए प्रेसिडेंट का नाम है आर शंकर रमन, आर शंकर रमन बने हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ एल एन टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर है ना, ग्रैंड मास्टर आपने सुने होंगे, ग्रैंड मास्टर किसमें होते हैं, चेस में होते हैं, है ना। जब कोई कोई पर्सन अब इंटरनेशनल चेस तभी खेल सकता है जब, है ना, वो इंडिया की एक जो सर्टेन पॉइंट्स टेबल है उसको अचीव कर लेता है ना, और उसको अचीव करने के बाद वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। कुल मिला के कोई भी पर्सन इंटरनेशनल चेस है ना ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ही खेल सकता है। तो अभी हाल ही में इंडिया को मिला है इसका 85th है ना ग्रैंड मास्टर। ठीक है, कहाँ से आते हैं ये, तमिलनाडु से आते हैं। क्या नाम है इनका, इनका नाम है श्याम निखिल, श्याम निकल, है ना। तमिलनाडु से आते हैं, क्या नाम है, श्याम निकल। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि, है ना, हाल ही में कौन व्यक्ति भारत का 85वां चेस ग्रैंड मास्टर बनाया, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे पॉपुलर जो स्पोर्ट है वो क्या है, तो आप कहेंगे क्रिकेट, इंडिया में होगा, बट क्रिकेट इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम नहीं है। ठीक है, एक गेम ऐसा भी है जो क्रिकेट से ज्यादा देखा जाता है दुनिया में, और वो गेम है फुटबॉल। तो फुटबॉल की इस लोकप्रियता को देखते हुए, है ना, यूनाइटेड नेशन ने एक डे को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड फुटबॉल डे।
वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो किस दिन को, है ना, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है ना, वर्ल्ड फुटबॉल डे? तो ये आपका आंसर होगा मई 25, 25 मई को, 25 मई को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि भाई अब से मनाया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी, है ना, तो एक हॉकी टूर्नामेंट है, हॉकी का टूर्नामेंट है सुल्तान अजलान शाह, है ना, कहाँ पे होता है ये? मलेशिया में होता है। बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है इसको, है ना, हॉकी के होने वाले, दुनिया भर में होने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट में इसको माना जाता है। ठीक है, एशियन टीमें होती हैं वही खेलती हैं इसको, है ना। तो इस बार किसने जीता है इसको? ठीक है, इस बार इसे जापान ने जीता है, और जापान ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। किसको हरा के जीती है? पाकिस्तान को हरा के जीती है। ठीक है, पाकिस्तान को हराने के बाद सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, है ना, जीती है किसने? आपके जापान ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, दोहा डायमंड लीग, है ना, दोहा डायमंड लीग किससे रिलेटेड है? जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है ना। और हमारे यहाँ जेवलिन कौन फेंकता है? नीरज चोपड़ा फेंकता है ना। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? ठीक है, पिछले साल इसी दोहा डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड जीता था, बट इस साल इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है दोहा डायमंड लीग में। दोहा डायमंड लीग में सिल्वर जीता है इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यूजीलैंड के, है ना, एक बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बैट्समैन, है ना, जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। क्या नाम है इनका? कोलिन मुनरो। कोलिन मुनरो, है ना, न्यूजीलैंड कोलिन मुनरो अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या हो रहा है कि जो हमारी डेयरी कंपनियां हैं, है ना, वो आजकल अपनी ब्रांडिंग कर रही है बहुत तेजी से, और नेशनल ब्रांडिंग नहीं, इंटरनेशनल ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही है। रीजन इसका ये है कि भाई भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है और मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता, है ना, इस मिल्क प्रोडक्शन का। इस मिल्क प्रोडक्शन का प्रॉफिट हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा जो काफी सारे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, है ना। इसी वजह से क्या है कि भाई इसका रीजन क्या है कि हम बेच ही नहीं पाते, रीच ही नहीं कर पाते, उनको रीच आउट ही नहीं कर पाते लोगों तक। ठीक है, तो अब हमारी जो इंडियन डेयरी कंपनी है वो विदेशों में रीच आउट करने की कोशिश कर रही है कि अब विदेशों में अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना। तो विदेशों में बेचने के लिए विदेशों में लोग तभी खरीदेंगे जब कोई ब्रांड होगा, है ना, जब आपको जानेंगे लोग। ठीक है, तो हमारी जो डेयरी कंपनी है उन्होंने सोचा कि क्यों ना, है ना, क्रिकेट को एक सहारा बनाया जाए, है ना, क्रिकेट के सहारे क्या किया जाए? पॉपुलैरिटी हासिल की जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। तो उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि भाई जो टीमें हैं ना उनको स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में अमूल ने एक क्रिकेट टीम है ना, हमारा जो इंडियन डेयरी ब्रांड है अमूल, आपने सुना होगा अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, उसने एक क्रिकेट टीम को, है ना, स्पॉन्सर किया है फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। क्या नाम है उस टीम का? ठीक है, इसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, अभी हाल ही में एक रेसलर को, है ना, प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया। प्रोविजनली मतलब, है ना, इस साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। क्या रीजन था? रीजन ये था कि भाई इन पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने एक पार्टिकुलर फाइट में कुछ पार्टिकुलर चीजों को कंज्यूम किया है ना, और उस कंजम्पशन की वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने इस फाइट को जीता है। तो इनसे प्रूफ मांगे गए, इनसे यूरिन सैंपल मांगे गए कि भाई अपना यूरिन सैंपल दो, जो इन्होंने देने से डिनाई कर दिया। इसी वजह से इनको प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया। क्या नाम है इन रेसलर का? इन रेसलर का नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, अभी हाल ही में, है ना, T20 क्रिकेट में 350 विकेट लिए हैं एक इंडियन बॉलर ने। और T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बॉलर बन गए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल क्रिएट हिस्ट्री टू बिकम फर्स्ट इंडियन बॉलर, है ना, टू टेक 350 विकेट इन T20 क्रिकेट। तो 350 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज T20 क्रिकेट में यजुवेंद्र चहल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पीरो लाओ पैसे पाओ। पीरो लाओ पैसे पाओ,
पीरोल लाओ क्या है? पीरोल मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में पीरोल का मतलब होता है कि जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं, घास वगैरह है, उनको लेके आओ, पैसे, है ना, पैसे लेके जाओ, है ना, पीरोल लाओ पैसे पाओ का मतलब ये होता है। अब ये क्यों घास मंगा के सरकार, है ना, पैसे दे रही है ना, इसका रीजन है जंगलों में लगने वाली आग। और जंगलों में लगने वाली आग कैसे लगती है? सूखे पत्तों और सूखे घास की वजह से लगती है। ठीक है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने, प्रदेश की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना, है ना, लोगों को इस काम पे लगाया जाए, है ना, और उनसे सूखी घास वगैरह को, सूखे पत्ते मंगवाए जाए, उनके बदले पैसे दे दिए जाए, जिससे जंगलों में लगने वाली आग को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसने पीरो लाओ पैसों पाओ नामक कैंपेन को शुरू किया है? ठीक है, तो ये, है ना, इस स्टेट का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्कूल ऑन व्हील्स, है ना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी हाल ही में एक स्टेट ने शुरू किया, मजबूरी में शुरू किया है, कोई मतलब कोई इनोवेटिव चीज नहीं है ना, कि ऐसा मतलब एजुकेशन में इनोवेशन करने की कोशिश की गई है, बस मजबूरी में शुरू किया गया। क्या हुआ, इस प्रदेश में पिछले एक साल से राइट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है ना, एथनिक वायलेंस हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे क्या है, रिलीफ कैंप में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो स्कूल को बच्चों के पास भेज देते हैं, है ना। तो एक बस को तैयार किया गया है जिसमें 70-80 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, किताबें हैं, टीचर होगा, वो बस जाएगी, शिफ्ट वाइज जाएगी और बच्चों को पढ़ाएगी। एंड इस तरह से, है ना, स्कूलिंग उनको दी जाएगी ताकि उनकी जो स्कूलिंग है वो पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक स्टेट ने इसको लॉन्च किया है ड्यू टू वायलेंस। कौन सी स्टेट है जहाँ वायलेंस चल रही है पिछले एक साल से? मणिपुर। स्टेट का नाम है मणिपुर। इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, है ना, अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर है एल एस मुनरो, ठीक है, उनकी हो गई डेथ। ठीक है, कितनी पे? 92 एज पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार के डिप्टी सीएम, है ना, बीजेपी से बिलोंग करते थे, है ना, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 72 साल की उम्र में कैंसर से। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिस्टर सुशील कुमार मोदी। ठीक है, सुशील कुमार मोदी बिहार के डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिए, पंजाबी पोइट एंड राइटर सुरजीत पटार, ठीक है ना, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया 79 की उम्र में, है ना, सुरजीत पटार। तो पंजाबी पोइट और राइटर, है ना, सुरजीत पटार, इनके भी हाल ही में क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, एक फिल्म मेकर है ना, इनका भी हाल ही में, है ना, निधन हो गया, इनका नाम है संगीत सिवान। संगीत सिवान। ठीक है, चलो, अभी हाल ही में एक उर्दू राइटर है ना, उर्दू के एक लेखक है, उनका निधन हो गया। क्या नाम है इनका? सलाम बिन रजा। सलाम बिन रजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी आबादी है, हम बहुत कुछ खरीदते हैं, बहुत कुछ बेचते हैं, है ना। तो इस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ठीक है, तो पहले कौन हुआ करता था? यूएस होता था, कि यूएस के साथ मतलब हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे। बट इस साल जो है चाइना, चाइना ने यूएस को पछाड़ के बन गया है ना, इंडिया का नया ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, चलिए, इंडिया में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, कम हुई है ना, और जो हो गई है घट के 6.7%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी एक डेटा पब्लिश किया, पूछा गया कि भाई कितने 2000 रुपए के नोट वापस करवाए थे, कितने परसेंट वापस आ गए? तो आरबीआई ने डेटा पब्लिश किया है कि 97.76% जो 2000 के नोट्स है वो क्या आ गए, वापस आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया गया? 12 मई को मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, ये कब मनाया गया? 8 मई को मनाया गया। ठीक है, नर्स डे 12 मई और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये रहा हमारा 8 से मई तक का करंट अफेयर्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।